नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वो विधानसभा का चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, पार्टी को लड़ाएंगे, पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप नेता हैं तो आप चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते? क्या चुनाव लड़ने से आप घबरा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी जैसी गलती जो बंगाल में ममता बनर्जी ने की वो आप दोहराना नहीं चाहते? क्या आपको लगता है कि अगर आप चुनाव लड़े तो आपकी बीजेपी घेरेबंदी कर देगी, एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार आपके खिलाफ उतार देगी, आपको ज़्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्र में गुजारना पड़ेगा और एक दो चक्कर काटने पड़ेंगे और उस वो दिन आप बचा सकते हैं कि अगर चुनाव नहीं लड़े तो वो दिन आप अपने उम्मीदवार जो साथी हैं उनके प्रचार के में वो वक्त बिता सकते हैं आप। फिर डिम्पल यादव, अगर वो खुद नहीं रही तो डिम्पल यादव को उनकी सीट संभालनी होगी, वो असेंबली सीट, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाना होगा, पति के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। तो क्या ये एक वजह है? कुछ और नेताओं को भी भेजना पड़ेगा। तो क्या पूरी तरह वो समाजवादी पार्टी के लिए एकाग्र होना चाहते हैं, इसलिए खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते? वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चुनाव उनाव लड़ने में ज्यादा यकीन नहीं करते। वो विधान परिषद आखिर भाई क्यों बना रखी है, चुपचाप विधान परिषद चले जाओ। अब वर्तमान में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ है, हाँ वो लोकसभा के सदस्य थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए, एमएलसी हो गए, एमएलए नहीं हुए। यहां तक कि उनके दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो भी एमएलसी हैं। दिनेश शर्मा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे, वो भी एमएलसी हैं, विधान परिषद से हैं। पिछली बार जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 2012 से लेकर 2017 तक, तब भी वो एमएलसी थे, तब भी उन्होंने विधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। उससे पहले 2007 से 2012 तक जब मुख्यमंत्री मायावती रही तो भी एमएलसी रही। चौथी बार मुख्यमंत्री बनी लेकिन चारों बार वो एमएलसी रही। आज तक कोई असेंबली का चुनाव उन्होंने कभी लड़ा ही नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कम से कम ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो एक परंपरा सी रही है कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं वो चुनाव लड़ते नहीं है। लेकिन अब ये बात दिलचस्प है देखने की कि योगी आदित्यनाथ अब एमएलसी हैं लेकिन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? कायदा तो ये कहता है कि उनको एक कठिन सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी कठिन सीट जो समाजवादी पार्टी की सीट हो और बीजेपी ने कभी नहीं जीती हो, वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। वहां चुनाव लड़ेंगे तो उस सीट को वो अगर जीतेंगे और आसपास की कुछ सीटों पर असर डालेंगे तो सीधा सीधा 5-6 सीटों पर वो टेंट डाल सकते हैं और फिर एक मैसेज जाएगा कि वो हेड ऑन ले रहे हैं। तो क्या वो हेड ऑन लेंगे? एक बड़ा सवाल है। एक जैसे ममता ने भारी गलती की थी, ममता शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ गई। शिवेंदु अधिकारी का ठिकाना था, पॉलिटिकल मैसेज जरूर वो देना चाह रही थी, उस पॉलिटिकल मैसेज देने का फायदा पार्टी को हुआ। अंततः नेता क्या चाहता है? नेता यही चाहता है कि उसकी पार्टी जीत कर आए, सत्ता में आए, और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ना और किसी दूसरी सीट से नहीं लड़ना, हार की आशंका के बावजूद, तो ममता ने सीधा सीधा मैसेज दिया, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया। जो फेंस सिटर वोटर थे जिनको लग रहा था कि ममता शायद हार जाए तो क्यों ना इस बार बीजेपी को वोट दें, उनको अपने पास रखा। अपना जो वोटर था उसमें उत्साह जगाया। तो वो उद्देश्य था ममता का और उसमें वो सफल हुई। खुद चुनाव छोटे से अंतर से हारी, फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ा जहां से उनकी परंपरागत सीट रही, वहां से वो चुनाव हमेशा जीतती रही हैं और रिकॉर्ड वोटों से वो चुनाव जीती। पिछली बार जितने वोटों से जीती थी, 25-30 हजार वोटों से, उससे दुगने से भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश थी ममता की, वहां ये कामयाब हुई। यहां अखिलेश चुनाव ना लड़कर क्या कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की जीत के प्रति पूरा समर्पण चाहते हैं? वो पूरा समर्पण चाहते हैं कि वो अपने पार्टी के उम्मीदवारों में का चुनाव प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों तक पहुंचें। जो उनके सहायक दल हैं, गठबंधन के दल हैं, जैसे उसमें उनका महान दल से समझौता हुआ है, सुहेल देव
राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उससे समझौता हुआ है। वो खुद ही कह रहे हैं कि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल से उनका समझौता अंतिम स्थितियों पर है। चंद्रशेखर रावण जो बड़े दलित नेता के रूप में उभर आए हैं, उनके साथ भी उनका समझौता लगभग तय है। कुछ और छोटी-छोटी पार्टियों से भी बात चल रही है। तो अखिलेश यादव जो गठबंधन के नेता हैं, तो उनको सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करना होगा, उनको मैसेज देना होगा। राजभर के साथ भी संयुक्त बैठकें भी करनी पड़ेंगी, संयुक्त प्रचार में भी निकलना पड़ेगा। जयंत चौधरी के साथ समझौता अगर हो जाता है आरएलडी के साथ, तो पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी से लेकर बुंदेलखंड से लेकर अवध तक उनके जो गठबंधन के दल हैं, उनके साथ और उनके उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी जाना होगा। जहां मान लीजिए राजभर की पार्टी का कोई उम्मीदवार है, जहां पर महान दल का उम्मीदवार है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है, या फिर रावण की पार्टी का कोई एक सदस्य है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहा है, तो वहां जाकर चुनाव प्रचार करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाकर अखिलेश यादव को यह भी समझाना पड़ेगा, अपने वोटर को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों ये सीट दूसरे दल को दे दी, क्यों उसके वोटर को वोट ट्रांसफर करना है, क्यों उसके वोटर को ये सोचकर घर नहीं बैठना कि समाजवादी पार्टी का तो उम्मीदवार है नहीं, राजभर की पार्टी का है। क्यों उसको बताना है कि राजभर पार्टी को वोट देने का मतलब समाजवादी पार्टी को वोट देना है, साइकिल की यात्रा करना है। ये सब समझाने में भी, अपना मैसेज पहुंचाने में भी, जैसे राष्ट्रीय लोकदल है उसके साथ भी यही, तो इस सब में बड़ा वक्त लगता है और वो पूरा समय देना चाहते हैं। वो कोई 1 दिन 2 दिन, अगर वो मान लीजिए, देखिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं किसी सीट से, तो जिस दिन नामांकन होगा उस दिन पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। आप नामांकन करने जाते हैं, फिर एक छोटी मोटी रैली करते हैं, और 1 दिन पहले पहुंचते हैं, 1 दिन बाद आते हैं, तो 2-1 दिन आपके खर्च हो जाते हैं। फिर बीच में 1 आध दिन के लिए जाना पड़ता है। फिर आखिरी में जब चुनाव प्रचार खत्म होने लगता है आपकी सीट का, उससे पहले के कुछ दिन, 2-3-4 दिन आपको बिताने ही पड़ते हैं। रोड शो भी करना पड़ता है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी जानना पड़ता है वहां पर। तो आपका समय खर्च होता है, आपकी शक्ति खर्च होती है, और सबसे बड़ी बात है उस शक्ति का इस्तेमाल आप ना जाने, अगर आपने कुल मिलाकर अपनी सीट पर, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कुल मिलाकर नामांकन से लेकर अंतिम दौर के जो प्रचार है उसमें मान लीजिए आपने 5 या 6 दिन, कम से कम 6 दिन भी खर्च किए, तो उन 6 दिनों में एक दिन में 5 रैली भी आप करते हैं, तो 6 पंजे 30 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त आप पहुंच सकते हैं। और उस 30 में से अगर 10 भी पार्टी जीत जाती है, तो 1/3 सीटें आपको जब जीत जाती है मान लो, तो भी आपकी पार्टी की जो कुल सीटें हैं उसमें इजाफा होता है, एक मैसेज जाता है। और जहां पर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रचार के लिए जाता है, वो सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र पर असर नहीं करता, आसपास की कम से कम 3-4-5 विधानसभा क्षेत्रों में असर करता है। जैसे प्रधानमंत्री की संभागवार रैलियां होती हैं मोदी जी की, तो उस संभाग में कुछ जगह होता है कि कोई आसपास की जो 1 दर्जन विधानसभा सीटों से लोग आते हैं, वहां के उम्मीदवारों को भी मंच पर बैठाया जाता है। कहीं जगह 15 लोग हो जाते हैं मंच के ऊपर, तो उनका परिचय भी प्रधानमंत्री करवाते हैं। तो वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि एक रैली के जरिए वो 15 विधानसभा सीट या 25 विधानसभा सीट या 20 विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होती है। इसी तरह मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, जिनमें तय है, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को बनना ही बनना है अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है। मायावती को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है अगर मायावती की पार्टी सत्ता में आती है। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है खुद तय करना है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहेंगे, हर हालत में, हर कीमत पर बनना चाहेंगे। और अमित शाह ने हाल की एक रैली में कह भी दिया कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में यूपी जीतना जरूरी है और योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। तो ये स्थिति क्लियर कर दी। अब फिर वही सवाल कि आखिर अखिलेश चुनाव लड़ने से क्यों थोड़ा कतरा रहे हैं। अब तक की परंपरा रही है, भाई विधान परिषद है, क्यों समय खर्च किया जाए। लेकिन क्या इसका उल्टा नहीं होता कि वो अपनी परंपरागत सीट छोड़कर, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, तो बीजेपी के गढ़ में चले जाएं, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गढ़ में चले जाएं,
वहां पर कोई टफ सीट छांट लें या बीजेपी को ललकारें कि आप बताइए कि मैं कहां से चुनाव लड़ूं, आप अपना खुद योगी आदित्यनाथ के भले मेरे सामने उतर जाएं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनके इलाके में जाके चुनाव लड़ूंगा और उनको चैलेंज करता हूं कि वो मेरे सामने मैदान में उतर कर दिखाएं। या ये बात योगी भी उल्टी तरफ से भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन फिलहाल बात अखिलेश यादव की हो रही है। तो ये एक चैलेंज क्या वो स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या उनके मन में भी आ रहा है कि ऐसा कोई चैलेंज है? उनको लग रहा है अभी कौन पड़े लफड़े में, उसमें और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा और इज्जत की बात हो जाएगी और इतने में तो पार्टी का प्रचार प्रसार दूसरी 50 सीटों पर हो जाएगा। ये एक अच्छी समझदारी बड़ी रणनीति हो सकती है कि किसी के खामखा चैलेंज में नहीं फंसना। चैलेंज में फंसने का मतलब है ट्रैप में फंसना। तो ये कुछ इफ एंड बट्स हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है कि जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, कम से कम अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, योगी आदित्यनाथ, पिछले 3 मुख्यमंत्री एक भी विधान परिषद का सदस्य तीनों रहे, एक भी विधान सभा का एमएलए नहीं एमएलसी रहा। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसा दूसरे राज्यों में होता नहीं है। राजस्थान में तो आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे, एक अशोक गहलोत थे, एक सचिन पायलट थे और दोनों ने चुनाव लड़ा था। सचिन पायलट कुछ आनाकानी कर रहे तो अशोक गहलोत ने, माफ कीजिएगा, यादव इतना हो गया कि अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था, सचिन भी अटपटा गए थे, चौंक गए थे कि भाई ये भी चुनाव लड़ेंगे, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आखिर हालांकि उसका एक पॉलिटिकल मैसेज था, एक पॉलिटिकल भाषा थी उसकी, वो बात अलग है। लेकिन हमने देखा कि वसुंधरा राजे भी चुनाव लड़ती रही हैं, अभी भी वो एमएलए हैं। अशोक गहलोत भी जब पार्टी हार जाती है तो भी वो एमएलए रहते ही रहते हैं। वो बात दूसरी है कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद रही होती तो शायद यही वो फॉलो कर रहे होते जो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिसको फॉलो करते रहे हैं। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।